अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नवाज। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका आज का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से। आज हम वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हम प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्मेशन के हवाले से है और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा एग्जांपल्स और इसकी जो इन्फ्लुएंस है वाटर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? जो कि दो चार्जेस के दरमियान होती है, आइदर मुकम्मल चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव और आइदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे कहते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन एटम मौजूद हो और उस हाइड्रोजन एटम पर कोई चार्ज हो, उस हाइड्रोजन एटम और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अनदर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? कोई ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, जिसमें मोस्टली वापस क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन शामिल है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाते हैं। अगर किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसी के साथ अट्रैक्शन शो करता है, उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कंडीशंस की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो कंडीशंस हैं हमारे पास। एक है हाइड्रोजन एटम, जिस भी किसी एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है वो कनेक्ट हो, वो जुड़ा हुआ हो किसके साथ? किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जो मॉलिक्यूल है जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच हो कि वहाँ वो दूसरा एटम क्या हो, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। दूसरी कंडीशन क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन के एक वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस केस में जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके पास दो लोन पेयर भी हैं। चूंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए H के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। दोनों हाइड्रोजन एटम में चार्ज क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। सेम फिनोमेना यहाँ पर होगा। जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम इसके पास लोन पेयर भी हैं, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है देन हाइड्रोजन, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। देन जो आपके पास ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है और जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो उसने आपको कंडीशन दी हुई है कि एक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और दूसरी कंडीशन कि उसके पास क्या हो? लोन पेयर भी हो। देन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्या पढ़ते हैं? उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसके ऊपर भी दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे अगर हम इस केस में बात करें, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं। तो जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उतने ही वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन है, इनके पास इनमें से कोई भी जो एटम जिससे अटैच हाइड्रोजन के साथ, उसके पास कितने लोन पेयर हैं? तो नंबर ऑफ लोन पेयर के ऊपर कि जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास कितने लोन पेयर हैं और कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, ये इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा
कि एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इससे आगे हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अगर हम वाटर की एग्जांपल की बात करें तो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो एक वक्त में दो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन एटम्स को इन्वॉल्व करके। किस तरह से? अगर आप इस सेंट्रल वाटर के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम ने क्या किया हुआ है, दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जो आपके स्ट्रेट लाइन है, मुकम्मल लाइन है, कंप्लीट लाइन, जो कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। हमने भी डिस्कस किया है कि इस एच के ऊपर चार्ज क्या है, इस एच के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, दोनों एच के ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इसलिए सेंट्रल वाटर के जो मॉलिक्यूल है ये इसका एक हाइड्रोजन एटम एक मुकम्मल वाटर के अदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन करेगा वो भी एक मुकम्मल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। अब देखें इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी दो है, इस ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच भी हैं, इसलिए इसने क्या किया है, इसने एक वक्त में दो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई है। लेकिन वाटर का एक एक्सेप्शनल केस ये भी है कि वाटर अपने इस ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है ये अपने इन लोन पेयर्स को भी इस्तेमाल करता है फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इस वजह से जो वाटर है ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है अदर मॉलिक्यूल्स की निस्बत। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन की वजह से, और दो फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं इन लोन पेयर की वजह से। तो वाटर के मॉलिक्यूल में अदर मॉलिक्यूल की क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन भी क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन क्या है, वो 3 है। अगर इसके पास हाइड्रोजन 3 है तो होना ये चाहिए कि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, लेकिन अमोनिया को एक मॉलिक्यूल एक वक्त में सिर्फ एक ही अदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। क्यों? उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसकी नेगेटिविटी इस ऑक्सीजन से कम होती है, और दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है, जबकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर एक होने की वजह से और नेगेटिविटी कम होने की वजह से अमोनिया के एक मॉलिक्यूल एक वक्त में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से बहुत ज्यादा कम है, -33 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी उसको हम कहते हैं। इन केस ऑफ फ्लोरीन के पास फ्लोरीन की नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है जो कि 4.0 होती है, और इसके पास लोन पेयर भी क्या है, इसके पास लोन पेयर भी 3 है, यानी कि फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसकी नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जिसके पास लोन पेयर भी सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत, लेकिन ये फिर भी एक बॉन्ड बना रहा है। उसकी वजह क्या है कि जो HF का एक मॉलिक्यूल है इसके पास एक वक्त में क्या है, इसके पास एक वक्त में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसी वजह से जो आपके पास HF है ये एक वक्त में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एज कंपेयर टू अमोनिया ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 19.9 डिग्री सेल्सियस होता है। जहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई HF इज अ वीकर एसिड, तो इसका जो स्ट्रक्चर जो HF है इसका जो स्ट्रक्चर है वो जिगजैग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और जिगजैग की वजह से जो आपके पास ये एक हाइड्रोजन का एटम है ये 2 फ्लोरीन के एटम के दरमियान इंट्रैप्ड है, आप इसको आसानी से यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, ये आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकता, यही वजह है कि आपके पास जो HF है ये वीकर एसिड है। बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। हमने ये ऑब्जर्व किया है अपनी डेली लाइफ के अंदर, जो आइस है, जो बर्फ है, ये फ्लोट करती है वाटर की सरफेस के ऊपर, तैरती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो आपके पास आइस है उसके स्ट्रक्चर में कुछ एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, उस एम्प्टी स्पेसेस की वजह से उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी वो रहती है वो वाटर से कम हो जाती है, और कम डेंसिटी की वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। अब सवाल ये है कि क्यों आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है। जैसे ही
जो वाटर का मॉलिक्यूल हमने भी देखा था कि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं और 2 लोन पेयर, और ये स्ट्रक्चर आगे इसी तरह से एक्सटेंड करता है। जब ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड करेगा तो इन स्ट्रक्चर्स के दरमियान में क्या रहेगा, एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास बेसिकली आइस का है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का हमने टेम्परेचर कम किया, वाटर का टेम्परेचर कम किया, मॉलिक्यूल्स एक सिमेट्रिकल या एक ऑर्डरली अरेंज के अंदर खुद को अरेंज कर रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो उनमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। इस एम्प्टी स्पेसेस की वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने की वजह से क्या करेगा, जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी वाटर की जो इफेक्ट होती है वो वापस है हाई हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी में वापस हम कहते हैं वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस के 1 केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए, यानी कि वो एनर्जी जो में रिक्वायर्ड होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने के, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो तमाम लिक्विड्स जो सब्सटेंसेस हैं उनसे काफी ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो हाई है सिर्फ किस वजह से कि वाटर के अंदर क्या मौजूद है, वो एक्सटेंसिव या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन है। अगर इसी को आप किलोग्राम में चेंज कर लें तो ये 4200 ऑलमोस्ट किलो जॉल पर ग्राम पर केल्विन में चेंज हो जाती है। उसके बाद है अनोमलस हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पर 2 हमारे पास ग्राफ्स हैं, इन दोनों ग्राफ के अंदर हमने क्या शो किया हुआ है, हमने हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिस्कस किया हुआ है। नॉर्मली ट्रेंड ये है कि जब आप ऑक्सीजन फैमिली यानी कि 6A या 16 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने के लिए जो फोर्सेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। जब फोर्सेस बढ़ेंगी जो बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो भी इंक्रीज करता है रेगुलरली। लेकिन जो ऑक्सीजन का केस है वो एक्सेप्शनल है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास क्या है, आपके पास वाटर है, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या है, दोनों बाकियों से क्या है वो ज्यादा है, रेगुलर वापस क्या है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वाटर से जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ जा रहे हैं तो वाटर से हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ जाते हुए जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो हीट ऑफ वेपराइजेशन वो क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो चुकी है। एक सडन हाई डिक्रीज आया है इन दोनों वैल्यूज के अंदर। उसकी वजह क्या है कि जो वाटर है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सल्फर की जो नेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम हो चुकी है इस वजह से। लेकिन जब आप फर्दर आगे मूव करते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज के बढ़ने की वजह से हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्रीज कर रही होती है रेगुलरली। अगर आप इन 4 मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो इनमें क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंक्रीज आ रहा है यहाँ पर भी, और इस ग्राफ के अंदर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी एक रेगुलर इंक्रीज है। लेकिन जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो सबसे ज्यादा है। होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियस है, जो साइज है, वो बाकी एलिमेंट से कम है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बाकी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, हम कहते हैं जी इनवर्ड पुल, इनवर्ड या डाउनवर्ड पुल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस। वो मॉलिक्यूल जो कि किसी भी वाटर की सरफेस के ऊपर मौजूद है, वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं उनके ऊपर जो डाउनवर्ड है, जो इनवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे की तरफ एक पुल लगा रहे होते हैं, एक फोर्स लगा रहे होते हैं, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, हम सरफेस टेंशन कहते हैं। उसी की वजह से हमारे पास डिफरेंट फिनोमेना देखने में आते हैं। इस डाउनवर्ड पुल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस मेकिंग वाटर सरफेस स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेन। अब जो अगर आपने कभी गौर किया हो, आप जब भी किसी भी चीज के अंदर जब वाटर को ऐड करते हैं तो जो सरफेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी कर्व होती है इस तरह से। अब ये सरफेस कर्व होने का मतलब क्या है, इस वजह से है कि वो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर सरफेस के ऊपर मौजूद थे उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर
एक डाउनवर्ड पुल वहां पास एग्जिस्ट हुआ है, एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो गया है इनर मॉलिक्यूल्स की वजह से, इसे हम क्या पढ़ते हैं सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यूनिट क्या है हमारे पास न्यूटन पर मीटर, और वैल्यू हमारे पास कितनी है फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 72.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यूज सीधे आपके बुक में नहीं है, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा। इसके दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टेम्परेचर का जो फैक्टर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन ये डिक्रीज कर जाती है। आप ये कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है और जो टेम्परेचर है आपस में क्या है, ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है कि जो सरफेस टेंशन है ये कम हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। उसकी वजह क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, वो डिक्रीज कर जाएंगी। और सेकंड फैक्टर वापस कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, सरफेस टेंशन के। इसको आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के, सरफेस टेंशन। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी उतनी ही सरफेस टेंशन भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, मजामत करना बाय द लिक्विड टू इट्स फ्लो। कोई भी जो लिक्विड है अगर वो फ्लो करने को रेजिस्ट कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा आसानी से, हम उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हनी की, तो हनी की जो मूवमेंट है वो फ्लोनेस वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों, उसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट वापस है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। इसकी भी दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनका भी वही रिलेशन है जो हमने सरफेस टेंशन में स्टडी किया है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो विस्कोसिटी है ये कम हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से ये ज्यादा हो जाएगी। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का मुकम्मल चैप्टर था। आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।